बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम अपने आज के इस वीडियो के अंदर चैप्टर 3 लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका, जिसे विधायिका भी कहते हैं, उसका एक अंतिम वीडियो देखने जा रहे हैं। उसका कंटेंट मैंने आपको पहले भी 2 वीडियो में बताया था। वाई डू वी नीड लेजिस्लेचर, यानी हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यूनिकैमरल एंड बायकैमरल पार्लियामेंट, यानी एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। फंक्शन एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के अधिकार और शक्तियाँ, ये टॉपिक भी हम रीड कर चुके हैं। इसके बाद आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज़, यानी संसदीय समितियाँ, और उसके बाद हम देखेंगे पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स, यानी अधिकारी कौन कौन से होते हैं, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इन दोनों टॉपिक्स का अध्ययन जो है वो आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से काम करती हैं, ये मैं आज आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। संसदीय समितियाँ, सबसे पहले बच्चों ये समझ लो कि इन्हें लघु विधायिका कहते हैं, क्योंकि संसद के सत्र साल में 3 बार होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑनलाइन क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं कि 3 बार ये सत्र बुलाए जाते हैं। इसका सबसे पहला सत्र होता है बजट सत्र होता है, फिर मानसून सत्र होता है और फिर शीतकालीन सत्र होता है। तो जब संसद काम नहीं कर रही होती है तो क्या कोई संसदीय कार्य नहीं होता ऐसे समय में? नहीं बच्चों, ऐसे समय में ये संसदीय समितियां इन कार्यों को, यानी संसद के कार्यों को पूर्ण करती हैं। आधुनिक युग में संसद को न केवल विभिन्न और जटिल प्रकार के बल्कि मात्रा से भी अत्यधिक कार्य करने पड़ते हैं। संसद के पास इन कार्यों को निपटाने के लिए सीमित समय होता है। इसीलिए संसद उन सभी विधायी और अन्य मामलों पर जो उसके समक्ष आते हैं गहराई के साथ विचार करती है, यानी लंबे लंबे चलते हैं मामले। अतः संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है। कौन सी सभा? लोकसभा और राज्यसभा, जिन्हें संसदीय समितियां कहा जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है और बड़े प्रश्न का हिस्सा भी है, इसीलिए आप इसे नोट करेंगे कि संसदीय समितियां किसे कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। और समिति का सचिवालय लोकसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, यानी नॉमिनेटेड होती है ये नहीं कि कोई अपने आप ही संसदीय समिति कहीं से अस्तित्व में आ गई या कोई संवैधानिक संगठन है, बल्कि इसे किसी कार्य विशेष के लिए बनाया जाता है या ये स्थायी समितियां होती हैं। आगे हम इनके प्रकार देखेंगे। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। तदर्थ का मतलब किसी अर्थ विशेष के लिए, किसी प्रयोजन विशेष के लिए, किसी विधेयक विशेष के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जिसका निर्माण किया जाता है, वो तदर्थ समिति कहलाती है। और स्थायी समिति जो हमेशा कंटिन्यूअस काम करती रहती है। स्थायी समितियां स्थायी एवं नियमित समितियां होती हैं जिनका गठन समय समय पर संसद के अधिनियमों के उपबंधों अथवा लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। इन समितियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। वित्तीय समितियां विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों तथा कुछ अन्य समितियों स्थायी समितियों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तदर्थ समितियां किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाती हैं, ठीक है, किसी विशेष काम के लिए, और जब वे अपना काम समाप्त कर लेती हैं तब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी जिस काम के लिए उसका गठन किया गया है वो काम पूरा होने के बाद वो समिति अपने आप समाप्त हो जाती है। प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों संबंधी प्रवर तथा संयुक्त समितियां हैं। रेल अभिसमय समिति, संसद भवन परिषद में खाद्य प्रबंधन समिति, संयुक्त समिति इत्यादि भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आते हैं। यानी इनका समय समय पर निर्माण किया जाता है और अपना कार्य पूरा करने के बाद इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मोटे तौर पर संसदीय समितियों के निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जाता है: वित्तीय समितियां, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां, अन्य संसदीय स्थायी समितियां तथा तदर्थ समितियां।
अब इसमें भी बच्चों स्थायी समिति जो होती है उसमें 3 वित्तीय समितियां होती है। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। वित्तीय समितियों के अंदर लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति का विशिष्ट स्थान है। अब ये समितियां क्या करती हैं? ये सरकारी खर्च और निष्पादन पर लगातार नजर रखती हैं। लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, यानी लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, लेकिन प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन का मतलब क्या है? आकलन करना कि आगे बजट कितना खर्चा होगा, कैसे हम बचा सकते हैं खर्चा। साल भर ये समिति जो है ये आकलन करती है कि किस तरीके से वित्त का, पैसे का मैनेजमेंट किया जाएगा। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। यानी ये पूर्वानुमान करती है, आकलन करती है। यह इस बात की भी जांच करती है कि धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप ही व्यय किया जा सकता है या नहीं, यानी जो कि अनुमान लगाया गया क्या उसी के अनुसार होगा या नहीं हो पाएगा। समिति इस बारे में भी सुझाव देती है कि प्राक्कलन को संसद में किस रूप में पेश किया जाए। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा और लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच भी करती है। देखो ये चेक और बैलेंस जो आपको पहले समझाया था, नियंत्रण और संतुलन। लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये क्या करते हैं? ये संसद के खर्चों की रिपोर्ट देते हैं और इनकी रिपोर्ट की जांच कौन करती है? ये समिति करती है। समझ में आए? तो एक दूसरे की रिपोर्ट्स की और सब एक्टिविटीज की जांच की जा रही है, तो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी बनाया गया इनको। यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन संसद के निर्णयों के अनुरूप ही खर्च हो। यह अपव्यय, हानि और निरर्थक व्यय के मामलों की ओर भी ध्यान दिलाती है। सरकारी उपक्रम समिति नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक की यदि कोई रिपोर्ट है तो उसकी जांच करती है। वह इस बात की भी जांच करती है कि ये सरकारी उपक्रम कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं, इनका प्रबंध ठोस व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्य प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। तो ये समितियां बनी हुई होती है संसद की, जो समय समय पर सारे कार्यों की जांच करती है, अपनी रिपोर्ट रखती है। मंत्री जो आते हैं वो मंत्री ये काम नहीं करते हैं, बल्कि ये समितियां काम करती है, और इन समितियों के जो मेंबर होते हैं वो मेंबर पूरे साल भर काम करते हैं। अब देखो एक बहुत अच्छा पद है संसदीय सचिव का। ये संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। बड़े बड़े जो प्रमोटेड कमिश्नर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनको संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत का प्रधानमंत्री करते हैं और ये संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य है कैबिनेट मंत्रियों की तरह होता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की भी सहायता करने का काम ये करते हैं। एक संसदीय सचिव के कई विभागीय और संसदीय कर्तव्य भी होते हैं। वे कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में बारीकी से काम करते हैं और इसके अतिरिक्त कार्यों में उनके पास विभाग से संबंधित सार्वजनिक और संसद के कर्तव्यों का पालन भी करना होता है। संसद में संसदीय सचिव मंत्रियों, सीनेटरों और अन्य सदन के सदस्यों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वे सरकारी बैठकों के संपर्कों को मजबूत बनाने में सहायता करते हैं। वे कैबिनेट सदस्यों के कार्यों के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसद में मंत्री की अनुपस्थिति होने पर नीतिगत सवालों के जवाब देना उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। यानी किसी विभाग का कोई मंत्री अगर एब्सेंट है तो जो उसका संसदीय सेक्रेटरी होगा, उसका सचिव होगा, वो आंसर करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मंत्री की अनुपस्थिति में उनके सारे काम एक तरीके से सेक्रेटरी देखते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो कहलाते हैं। सदस्यों द्वारा वक्तव्य तैयार करना, यानी जो उनकी स्पीच होती है वो तक ये तैयार करते हैं। कई सदस्य इस उद्देश्य के लिए भी समय नहीं दे पाते। कार्य स्थगन कार्यवाही के दौरान वे एक मंत्री की ओर से बातचीत भी कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में वे कैबिनेट मंत्री की ओर से कार्य करते हैं, यानी मंत्रियों के होते हैं वो अंडर में काम करते हैं, परंतु पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की निभाते हैं। अब देखिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट पद किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का।
जो आपका इसमें दिया गया है। और लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है। उसका निर्वाचन लोकसभा के चुनावों के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। वह संसद के सदस्यों में से ही 5 साल के लिए चुना जाता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दे ताकि कार्यवाही में निष्पक्षता बनी रहे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला है। ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और ये कोटा से सांसद हैं। ठीक है, अब ये देखिए, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लो। थोड़ा सा एक सीन अपने दिमाग में ले आओ लोकसभा का, जहाँ पर जो सबसे ऊपर कुर्सी पे बैठे होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। चाहे प्रधानमंत्री भी अगर लोकसभा में खड़ा होकर स्पीच दे रहा है तो वो भी इन्हीं को एड्रेस करता है, इन्हीं को संबोधित करके, अध्यक्ष को संबोधित करके अपना वक्तव्य देता है। तो लोकसभा की जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करना, उसका अनुशासन बनाए रखना, उसका नियंत्रण करना लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। हम इनके कार्यों को और आगे अगले स्लाइड में देखते हैं। इनकी शक्तियां और कार्य। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है। अगर आपका ये बड़ा प्रश्न बनता है तो आप इसको और डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, सदन के कामकाज का संचालन करता है। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये देखिए ब्लू लेटर्स में लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है कि कौन निर्णय करता है कि विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है। तो उसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वह सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है। वह विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन को लाने की अनुमति देता है और अटेंशन नोटिस भी देता है। इस तरह के सारे जो प्रस्ताव है वो लोकसभा अध्यक्ष पारित करता है। अध्यक्ष ही यह तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है, यानी आज किस पर चर्चा होगी, किस मुद्दे पर चर्चा होगी, इसका डिसीजन भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब देखिए उपाध्यक्ष, अगर मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा भारत की संसद का निम्न सदन है। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष लोकसभा का कार्य निर्वहन करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है। यानी कि क्या परंपरा है कि पक्ष, क्योंकि बहुमत किसका होता है, जिसका बहुमत है उसी की सरकार बनी हुई है और वही बहुमत से अध्यक्ष का चुनाव कर लेगा। तो परंपरा क्या चल रही है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्षी पार्टी से चुना जाए। लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक का उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव करते हैं। यदि संबंधित सदस्य या लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है तो उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद भी खत्म हो जाता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करके देता है। लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से सम्मत किए हुए प्रस्ताव के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है, यानी पद से निकाला भी जा सकता है, परंतु वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, जैसा कि आप पहले देख और पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति के लिए होता है, न्यायाधीश के लिए होता है, उसी तरीके से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए होता है। और अभी वर्तमान में भारत का लोकसभा का वर्तमान में उपाध्यक्ष का पद जो है वो रिक्त है, कोई भी उपाध्यक्ष नहीं सेलेक्टेड है। फिर देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष, ये बात भी आपको शायद पता है कि राज्यसभा, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह सदन अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में उपसभापतियों का एक पैनल होता है। वरिष्ठतम मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है को प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं और राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह हैं। वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के आधिकारिक नेता भी हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के विपरीत राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब बताओ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का, और सभापति का 5 वर्ष का, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो 5 साल के लिए चुना जाता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चयन करती है। राज्यसभा के उपसभाध्यक्षों का एक पैनल भी होता है जिसके सदस्यों का नाम निर्देश सभापति राज्यसभा द्वारा किया जाता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उपसभाध्यक्षों के पैनल से एक सदस्य सभा की कार्यवाही का सभापतित्व करता है।
लोकसभा के विपरीत राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को देता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो लोकसभा का अध्यक्ष है, वो इस्तीफा देगा तो किसको देगा? वो लोकसभा को देगा। जबकि अगर राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति है, तो वो अपना इस्तीफा किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं और ये पदाधिकारी हैं संसद के, जो जिस तरीके से काम करते हैं, इनके पास क्या शक्तियां हैं, ये सब चीज़ें हमने अपने इस वीडियो में देखी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको व्यवस्थापिका का चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप इन वीडियोस की मदद से अपने नोट्स बनाने का काम जारी रखेंगे और पूरी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। और आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रसन्न